अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है इमरान खान। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड को। डियर स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि प्रोटीन डाइजेस्ट कैसे होती है और एब्जॉर्ब कैसे होती है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मेटाबॉलिज्म कैसे होती है प्रोटीन की और अमाइनो एसिड की। प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के हवाले से बहुत सिंपल सा ये लेक्चर है, इतना इसमें कोई डिटेल की इतनी कोई मुश्किल बात नहीं होगी। सो हम बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं हमने लेक्चर को। इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म मीन्स ऑल बायोकेमिकल प्रोसेसेस दैट इन्वॉल्व इन सिंथेसिस, ब्रेकडाउन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड्स इन द बॉडी। प्रोटीन यूटिलाइजेशन से मुराद वो सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या है? ऐसे प्रोसेसेस जो लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं विद प्रोटीन। वो प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन की ब्रेकडाउन और प्रोटीन की यूटिलाइजेशन। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जिसमें प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है, जिसमें प्रोटीन की यूटिलाइजेशन होती है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपने सुना होगा मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं। मेटाबॉलिज्म कहते हैं चीज़ों के बनने और टूटने के अमल को। मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं? चीज़ों के बनने और टूटने के अमल को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का मतलब भी यही होगा कि प्रोटीन कैसे बनेगी, कैसे टूटेगी और कैसे इस्तेमाल होगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? डियर स्टूडेंट, प्रोटीन के हवाले से मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रोटीन जो है ये बहुत ही वाइटल है हमारे स्ट्रक्चर्स के लिए। लाइक हमारे मसल्स किससे बने हुए हैं? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से। कोलेजन किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन इन नेचर है। हार्मोन्स क्या है? कुछ प्रोटीन इन नेचर है। एंटीबॉडीज क्या है? प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब ये इंपॉर्टेंट है तो इसकी सिंथेसिस कैसे होगी, कैसे यूज होगा, तो इसको पढ़ना इसलिए हमारे लिए क्या हुआ? इंपॉर्टेंट हुआ। अब इसी मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो प्रोटीन की सिंथेसिस है और प्रोटीन की ब्रेकडाउन है, मतलब कितनी प्रोटीन बन रही है और कितनी प्रोटीन टूट रही है, ये दोनों आपस में क्या रहेंगे? बैलेंस में रहेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एक शख्स है, उसकी बॉडी में प्रोटीन बन ही नहीं रही, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब प्रोटीन नहीं बनेगी उसके मसल्स प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाएंगे, उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाएंगी। सो वो शख्स क्या रहेगा? वो प्रॉपर्ली सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है कि प्रोटीन कैसे बनता है। बनने के अमल को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। प्रोटीन की सिंथेसिस या किसी भी चीज के बनने को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। सो फॉर्मेशन ऑफ बॉडी प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म, मतलब प्रोटीन के एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होगा? कि प्रोटीन कैसे टूटेगा। डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं डायरेक्ट प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर दूं, मैं थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करना चाहता हूं जिसमें मैं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। डाइजेशन किसको कहते हैं? वो प्रोसेस जिसमें प्रोटीन जो कि बहुत मतलब लार्ज इन साइज होती है, वो एब्जॉर्ब डायरेक्टली नहीं होती। पहले क्या होता है? प्रोटीन हाइड्रोलाइज होती है अमाइनो एसिड्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। इसको मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। लाइक अगर स्टोमिक के अंदर देखा जाए तो स्टोमिक के अंदर कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट थे? स्टोमिक के अंदर हमारे पास पेप्सिन हो गया, पेप्सिन था, इसके अलावा ट्रिप्सिन था, इसके अलावा बाकी बहुत सारे हमारे पास एंजाइम्स थे जो कि क्या कर रहे थे? प्रोटीन की क्या कर रहे थे? डाइजेशन कर रहे थे। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, पेप्टाइडेजेस, ये क्या कर रहे थे? प्रोटीन की डाइजेशन कर रहे थे। प्रोटीन जब टूट जाता है तो क्या बन रहे थे? अमाइनो एसिड बन रहे थे और डाइपेप्टाइड बन रहे थे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब प्रोटीन की डाइजेशन कंप्लीट हुई तो फिर प्रोटीन की क्या हुई थी? एब्जॉर्प्शन हुई थी। एब्जॉर्प्शन किसको कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं किसी भी चीज का ब्लड में शामिल हो जाना। अब प्रोटीन जब ब्लड में शामिल हो जाएगी, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन कहेंगे। सो अमाइनो एसिड क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं। कहाँ से? इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से, मतलब इंटेस्टाइन के ल्यूमन से, इनटू द ब्लड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किस ट्रांसपोर्ट के जरिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? कि यहाँ पे एनर्जी यूज हो रही होती है। सो सबसे पहले अमाइनो एसिड्स आए ब्लड में, ब्लड की ये हमारे हेपेटिक पोर्टल वीन के जरिए कहाँ जाएंगे? लिवर के पास जाएंगे। सो द लिवर सेल टेक अप द अमाइनो एसिड्स। लिवर सेल ने क्या करना है? अमाइनो एसिड्स को ले लेना है, while the remaining enter the systemic circulation and diffuse throughout the body fluid to taken up by the tissue cells। देखो, कुछ अमाइनो एसिड लिवर ने ले लिए, ठीक है, अपने पास रख लिए,
बाकी अमाइनो एसिड्स जो कि हमारे पास लिवर ने नहीं लिए वो क्या हो जाएंगे, हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। सो अमाइनो एसिड्स भी क्या हो जाएंगे, सर्कुलेशन के अंदर शामिल हो जाएंगे और हमारे बॉडी की जितने भी फ्लूइड्स हैं लाइक ब्लड हो गया, लैम्फ हो गया, उनके अंदर चले जाएंगे। Dear student, at the same time, most tissue proteins, both structural and functional, are continuously broken down to release amino acid, which also enter the circulation. देखो ये पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अमाइनो एसिड तो हमने फूड के जरिए, मतलब जो हमने खाना खाया उससे अमाइनो एसिड क्या हुए, एब्जॉर्ब हुए। हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन हर टाइम मोस्ट टिश्यू प्रोटीन, कुछ स्ट्रक्चरल और कुछ फंक्शनल, हमारी बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है जिसके नतीजे में क्या होते हैं, अमाइनो एसिड रिलीज होते हैं। अब ये अमाइनो एसिड जब रिलीज हुए तो ये भी कहाँ आएंगे, ब्लड में आएंगे। एक तो हमने खाने के जरिए जो अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब किए हैं, एक तो वो अमाइनो एसिड थे, बाकी अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर ही प्रोटीन की ब्रेकडाउन। लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन जी डियर स्टूडेंट, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन हमारे पास एक हार्मोन है जो क्या कर रहा होता है, ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को कम रख रहा होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर 24 आवर्स काम करता रहता है। तो इंसुलिन एक बार जब हमारे पास पेंक्रियाज से सीक्रेट हुआ, अब इंसुलिन एक बार जब सीक्रेट हो गया तो ये फिर डिग्रेड हो रहा है। तो इंसुलिन जो है ना उसके अंदर 51 अमाइनो एसिड होते हैं। तो जब ये इंसुलिन की ब्रेकडाउन होगी तो ये अमाइनो एसिड कहाँ आएंगे, मतलब ये इंसुलिन टूट गया, अमाइनो एसिड कहाँ आ जाएंगे, ब्लड में आ जाएंगे। सो एक वो अमाइनो एसिड जो हमने फूड से लिए वो भी ब्लड में आ गए, वो अमाइनो एसिड जो कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की ब्रेकडाउन से बनते हैं वो भी कहाँ आ जाएंगे, ब्लड में आ जाएंगे। देयर इज आल्सो कंटिन्यूस सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड एक्सेप्ट द एसेंशियल वन। देखो एक तरफ से तो प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो रही है, साथ साथ में अब न्यू इंसुलिन दोबारा जब रिलीज होगा तो इसके लिए अमाइनो एसिड चाहिए होंगे ना, या जो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पार्ट बन रहा है, इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन्स है, इसके अलावा एंजाइम्स है। एंजाइम हर वक्त यूज हो रहे होते हैं ना, जब एक चीज यूज हो रही थी तो उसको दोबारा से बनना पड़ता है। अब एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, सो एंजाइम को बनने के लिए क्या चाहिए होंगे, अमाइनो एसिड चाहिए हो रहे होते हैं। ऑल दीज अमाइनो एसिड टुगेदर फॉर्म द जनरल अमाइनो एसिड पूल ऑफ द बॉडी। अब देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी अमाइनो एसिड टुगेदर होंगे, जमा होंगे, इन्होंने क्या करना है, जनरल अमाइनो एसिड पूल ऑफ द बॉडी को बना देना है। अब जनरल अमाइनो एसिड पूल ऑफ द बॉडी का क्या मतलब है, देखो अमाइनो एसिड पूल किसको कहते हैं, इट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्री अमाइनो एसिड अवेलेबल इन द बॉडी एट एनी टाइम। ब्लड या टिश्यूज के अंदर एनी टाइम जो हमारे पास फ्री अमाइनो एसिड्स अवेलेबल होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड्स पूल कहते हैं। अमाइनो एसिड पूल का क्या मतलब हुआ, एनी टाइम अगर हम ब्लड को देखें या अपनी बॉडी की किसी भी टिश्यूज को देखें, वहां पे जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे इसको हम क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड पूल कहते हैं। अब अमाइनो एसिड पूल की कोई खास लोकेशन नहीं है, इट रिप्रेजेंट द अवेलेबिलिटी ऑफ अमाइनो एसिड बिल्डिंग यूनिट्स इन द बॉडी। इसका क्या मतलब है, ये कोई स्पेसिफिक इनोटॉमिकल लोकेशन नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर कोई इनोटमी नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है ये अमाइनो एसिड पूल जो है। दरअसल हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड जहाँ पे भी होंगे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंने ब्लड लिया, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मैंने हाथ से ब्लड निकाल लिया, ब्लड तो ऑल ओवर द बॉडी मौजूद है ना। अब इस ब्लड के अंदर मैं देखूंगा कितने अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, सो ये कितने अमाइनो एसिड इस टाइम प्रेजेंट है, ये क्या कहलाएगा, अमाइनो एसिड पूल कहलाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब there is no functional difference between amino acid coming from diet and those from tissue breakdown. Dear student, वो अमाइनो एसिड जो हम फूड से लेंगे वो और वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में ब्रेकडाउन से बनता है, इन दोनों के दरमियान कोई खास फर्क नहीं है। All tissues including endocrine, exocrine gland freely draw amino acid from this pool to synthesize. Dear student, अमाइनो एसिड पूल के अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड मौजूद हैं। हमारी बॉडी के जितने भी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड जो डायरेक्टली अपने हार्मोन को कहाँ सीक्रेट करते हैं, ब्लड में, और एक्सोक्राइन जिनके लिए स्पेसिफिक डक्ट होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये अपने हार्मोन को बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी पूल से अमाइनो एसिड्स को लेंगे, टिश्यू प्रोटीन्स को बनाने के लिए, एंजाइम्स को बनाने के लिए, प्रोटीन हार्मोन्स को बनाने के लिए। अब इन सब को बनाने के लिए अमाइनो एसिड तो ब्लड में घूम रहे हैं ना, सो इन्होंने क्या करना है, ब्लड से अमाइनो एसिड को लेके इन चीज़ों को क्या कर देना है, इनको बना देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो ईच सेल टेक अमाइनो एसिड एज पर इट्स रिक्वायरमेंट। डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। हर एक सेल जो होता है वो अमाइनो एसिड अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले रहा होता है, हर एक सेल अमाइनो एसिड अपनी ज़रूरत के मुताबिक ब्लड से ले रहा होता है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि हमारे पास अमाइनो एसिड, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ, चलो पहले तो हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझ लेते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ, हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त जितना अमाइनो एसिड अपटेक होता है इतने अमाइनो एसिड के लॉस भी हो रहा होता है, मतलब जितना अमाइनो एसिड हम ले रहे होते हैं इतना ही यूज़ भी हो रहा होता है। अगर किसी सेल के अंदर
अमाइनो एसिड लॉस ज़्यादा हो रहा है, मतलब ज़्यादा यूज़ हो रहा है और उसकी अपटेक कम हो रही है, तो सेल क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, मतलब सेल की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। अगर हमारी बॉडी अमाइनो एसिड्स को ज़्यादा ले रही है और लॉस कम कर रही है, मतलब यूज़ कम कर रही है, तो सेल की क्या हो रही होगी, ग्रोथ हो रही होगी। अच्छा, प्रोटीन टर्नओवर किसको कहते हैं? प्रोटीन टर्नओवर इज द कंटिन्यूस ब्रेकडाउन एंड रीसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का बनना और टूटने के अमल को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन टर्नओवर कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अमाइनो एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन किससे बनी हुई है? अमाइनो एसिड से ही मिलकर बनी हुई है। प्रोटीन की ब्रेकडाउन होना और प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन टर्नओवर कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में सबसे ज़्यादा होता है। हमारे इंटेस्टाइन की लाइनिंग के ऊपर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कंटिन्यूसली यूज़ होते हैं। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा जो होता है ना, अपनी लाइनिंग को बहाल रखने के लिए अमाइनो एसिड्स को यूज़ कर रहा होता है। इसके अलावा किडनी अमाइनो एसिड्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। लिवर, चूँकि लिवर तो मेन गढ़ है, मेन हब है हमारी बॉडी का, डिफरेंट ग्लैंड्स बनाना, डिफरेंट हार्मोन्स, डिफरेंट एंजाइम्स बनाना किसका काम है? लिवर का काम है। एंजाइम ये सारी किसी से बन रही है? अमाइनो एसिड से ही बन रही है ना। एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो एंजाइम को बनने के लिए क्या चाहिए होगा? अमाइनो एसिड चाहिए होंगे। इसके अलावा ब्रेन को भी अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं, मसल्स को भी अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं। सो ये सारी चीज़ें अमाइनो एसिड्स को मतलब अमाइनो एसिड को लेके क्या करें, इन सारी चीज़ों को बना रही होती है। तो इसका मतलब क्या है कि इन सब के अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को बनने के लिए अमाइनो एसिड का होना ज़रूरी है। ह्यूमन के अंदर about 80 to 100 gram of tissue protein is broken down and resynthesized daily, half of it in the liver। डेली बेसिस पे अगर देखा जाए तो 80 से लेके 100 ग्राम टिश्यू प्रोटीन जो होती है बन रही होती है और यूज़ हो रही होती है। ये एक MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन 80 से लेके 100 ग्राम तक टिश्यू को प्रोटीन बन रही होती है और रीयूज़ होती है। जबकि हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है ना, ये रिप्लेस होती है एवरी 15 डेज। कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे ब्लड के प्लाज्मा के अंदर जितनी भी प्रोटीन है 15 दिनों के अंदर अंदर ये प्रोटीन रिसाइकिल हो जाती है। रिसाइकिल का मतलब क्या हुआ, जो पुरानी प्रोटीन होती है वो यूज़ हो जाती है और नई प्रोटीन बन के आ जाती है। अच्छा डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास प्रोटीन का सोर्स है वो क्या क्या हो सकते हैं? पहली बात क्या है, प्रोटीन का सोर्स क्या था? हमारे पास डाइटरी प्रोटीन थे जो हम डाइट से ले रहे थे। दूसरी मैंने आपसे डिस्कस किया ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू प्रोटीन। कोई टिश्यू प्रोटीन ब्रेकडाउन होती है, उनसे भी क्या हो रही थी, हमारे पास अमाइनो एसिड हासिल हो रहे होते हैं। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हमारे पास कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी खुद बना रही होती है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के यूजेस को, कि मतलब ये जो अमाइनो एसिड है ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। सिंथेसिस ऑफ बॉडी प्रोटीन, ये अमाइनो एसिड हमारी बॉडी की जो प्रोटीन्स लाइक एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, प्लाज्मा प्रोटीन होगी, इनकी सिंथेसिस के लिए अमाइनो एसिड यूज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन में ये अमाइनो एसिड यूज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन कंपाउंड। डियर स्टूडेंट, डिफरेंट जिस तरह हमारे पास कंपाउंड इस तरह हीम हो गया, क्रिएटिन हो गया, प्यूरिन्स हो गए, इनके बनने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? प्रोटीन चाहिए होती है। प्रोटीन की जो हमारे पास मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, वो हीम या क्रिएटिन या प्यूरिन को बना रहा होता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक चार्ट इंक्लूड किया हुआ है। इसमें अगर देखा जाए जो हमारे पास ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड, इनका सोर्स क्या है? पहली बात क्या है, डाइटरी प्रोटीन्स, जो हम डाइट ले रहे हैं उसके अंदर भी प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा टिश्यू के ब्रेकडाउन से भी है। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड से भी प्रोटीन बन रही होती है। अब ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड बन गया, अब ये अमाइनो एसिड कहाँ कहाँ यूज़ होगा? पहली बात क्या है, टिश्यू प्रोटीन के बनने में, प्लाज्मा प्रोटीन की फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के अंदर जो ग्लोबिन बनना होता है ना, ये भी हमारे पास दरअसल प्रोटीन इन नेचर है, इसके बनने के लिए। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोटीन, जो हमारे पास एंजाइम्स बन रहे होते हैं, इनके लिए भी प्रोटीन चाहिए होती है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर, ये मैं आगे डिस्कस करूँगा ये एक एक पॉइंट, कि प्रोटीन हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर के बनने के अंदर भी प्रोटीन का रोल है, मतलब अमाइनो एसिड्स का। इसके अलावा प्रोटीन ऑफ मिल्क जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर मिल्क की प्रोडक्शन हो रही होती है, सो उसके लिए भी क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। इसके अलावा अदर नाइट्रोजनस बेसिस लाइक कोलिन हो गया, क्रिएटिन हो गया, प्यूरिन हो गया, पायरिमिडीन बेसिस, इनके लिए भी हमारे पास प्रोटीन चाहिए। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। बाज़ अवकात आपने ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें हमारे पास ग्लूकोज जो था वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बन रहा था। अमाइनो एसिड से ग्लूकोज भी बन सकता है। ये ब्लड का अमाइनो एसिड ग्लूकोज की प्रोडक्शन के अंदर भी हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ बायोजेनिक अमाइंस एंड पॉली अमाइंस, इनसे कुछ हमारे पास बायोजेनिक अमाइन भी बन रहे होते हैं और पॉली अमाइंस भी बन रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर कीटोन बॉडी की फॉर्मेशन हो गई, एनर्जी की प्रोडक्शन हो गई, इसके अलावा यूरिया की फॉर्मेशन हो गई। ये सारी की सारी क्या है? हमारे ब्लड के अमाइनो एसिड से बन रही होती हैं। डियर स्टूडेंट, ये था फेट ऑफ अमाइनो एसिड, मतलब ये अमाइनो एसिड कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे डिप्लीशन ऑफ अमाइनो एसिड पूल, कि ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड पूल है ये कैसे डिप्लीट होगा, मतलब कैसे ये यूज़ होगा।
सो अमाइनो एसिड पूल डिक्रीज ड्यू टू डीअमाइनेशन ऑफ सरप्लस अमाइनो एसिड। वो अमाइनो एसिड जो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, अगर उनकी डीअमाइनेशन कर लें। अगर एक अमाइनो एसिड, आपने अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर देखी होगी, उसके ऊपर अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है, अगर हम अमाइन ग्रुप को हटा देंगे तो डीअमाइनेशन हो जाएगी। सो डीअमाइनेशन से क्या होगा, अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर खराब होगी ना, अमाइनो एसिड यूज हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अमाइनो एसिड का पूल क्या हो गया, कम हो गया। दूसरी बात क्या है, लॉस ऑफ अमाइनो एसिड एंड डेरिवेटिव। अगर अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर टूट जाए तो तब भी अमाइनो एसिड क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड इनटू स्ट्रक्चरल प्रोटीन, हमारी बॉडी की प्रोटीन भी तो बन रही है ना। हेयर्स क्या है, हेयर आपने देखा होगा दिन ब दिन हमारे हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, ये बढ़ रहे होते हैं। ये सारे किससे बने, प्रोटीन से बने हुए। अमाइनो एसिड इन प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर भी यूज हो रहा होता है। अब ये तो था कि ये पूल कैसे, अमाइनो एसिड का पूल कैसे कम हुआ। अभी हम डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड का पूल दोबारा से रिप्लेनिश कैसे होगा, दोबारा से कैसे फुल हो जाएगा। सो दोबारा से भरने के लिए हमारे पास रीअमाइनेशन हो रही थी नॉन नाइट्रोजिनस रेजिडिव की। जो हमारे पास नॉन नाइट्रोजिनस रेजिडिव होते हैं, जो बकायाजात होते हैं ना, जिनके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन पाया जाता है, उनकी रीअमाइनेशन होती है। दोबारा उससे क्या बनना होता है, अमाइनो एसिड बनना होता है। इसके अलावा अमाइनेशन ऑफ मेटाबॉलिक फ्रेगमेंट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट ब्रेकडाउन। ये स्टूडेंट, जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है ना, सो कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनती है, लाइक पायरूवेट हो गया, बाकी हमारे पास फैट की ब्रेकडाउन से भी कुछ बन रही थी। अगर उनके ऊपर हम अमाइनो एसिड लगा दें तो उनसे भी क्या बन जाता है, अमाइनो एसिड, मतलब उनके ऊपर NH2 लगा दें, सॉरी अमाइनेशन का मतलब क्या, NH2 लगा दें, तो तब भी उनसे क्या बन जाता है, अमाइनो एसिड बन जाता है। इसके अलावा अगर हम डाइट ज़्यादा कर दें, एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम डाइटरी प्रोटीन, ऐसी डाइट ज़्यादा खाएंगे जिसके अंदर अमाइनो एसिड ज़्यादा पाया जाता हो, सो एज ए रिजल्ट तब भी क्या हो जाएगा, अमाइनो एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड हमारे ब्लड के अंदर नॉर्मली कितना पाया जाता है। ऑल अमाइनो एसिड अकर इन ब्लड इन वेरिंग कंसंट्रेशन। हमारे ब्लड के अंदर हर एक अमाइनो एसिड जो होता है ना, मतलब ये वेरिंग कंसंट्रेशन में पाया जाता है। लाइक पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट, अगर खाने से पहले की बात की जाए तो तब हमारे पास 30 to 50 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर होता है। लेकिन अगर हम खाना खा लें और ऐसा खाना जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, ये 45 से 100 मिलीग्राम तक चला जाता है फॉर 100 ml ऑफ ब्लड। अच्छा, 100 ml ऑफ ब्लड के अकॉर्डिंग, मतलब अगर 100 ml ब्लड देखेंगे, 100 ml ब्लड के अंदर 45 से लेकर 100 मिलीग्राम क्या होगा, अमाइनो एसिड या प्रोटीन होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, डेली बेसिस के ऊपर कितने अमाइनो एसिड की चेंजेस आती है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। सर्केडियन चेंजेस इन प्लाज्मा अमाइनो एसिड लेवल्स, डेली बेसिस के ऊपर हमारे अमाइनो एसिड लेवल के अंदर कितनी चेंज आती है। सो प्लाज्मा अमाइनो एसिड लेवल चेंजेस थ्रू आउट द डे इन सर्केडियन रिदम। जो हमारे पास डेली बेसिस पे प्लाज्मा अमाइनो एसिड होता है ना, इसके अंदर कुछ चेंजिंग आती है। सर्केडियन रिदम कहते हैं ना, हमारी जो 24 आवर की एक्टिविटी है, मतलब एक दिन से लेकर दूसरे दिन का जो फासला है, इसके अंदर क्या क्या हो रहा होता है। सो अगर सुबह की बात की जाए तो सुबह के वक्त अमाइनो एसिड का लेवल हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, कम होता है। जबकि हमारे पास दोपहर के टाइम 15 to 35% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, एंड दिस पैटर्न वाज फर्स्ट ऑब्जर्व फॉर टायरोसिन। और इस पैटर्न को सबसे पहले कहाँ देखा गया था, टायरोसिन के अंदर देखा गया था, और बाद में बाकी अमाइनो एसिड के अंदर देखा गया है। डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे टिश्यू के अमाइनो एसिड को। टिश्यू के अमाइनो एसिड की अगर बात की जाए तो अमाइनो एसिड आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू टिश्यू। टिश्यू के अंदर अमाइनो एसिड को जाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और इस प्रोसेस के लिए हमारे विटामिन B6 भी चाहिए होता है, जिसका नाम था पायरिडॉक्सल फास्फेट। ठीक है, अब अगर बात की जाए हार्मोनल इन्फ्लुएंस की अमाइनो एसिड के अपटेक के अंदर, हार्मोनल इन्फ्लुएंस ऑन अमाइनो एसिड अपटेक, इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का ये मतलब हुआ कि हमारे हार्मोन्स का अमाइनो एसिड की अपटेक के अंदर क्या रोल है, मतलब अमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन या इन चीज़ों के ऊपर हार्मोन का क्या रोल होता है। सो इंसुलिन ने क्या करना होता है, इंसुलिन ने करना होता है ग्लूकोज के लेवल को कम करना होता है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन, अब ये सारे जो होते हैं ना, इंसुलिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गए, इन्होंने अमाइनो एसिड की अपटेक को क्या करना है, प्रोमोट करना है। इसके अलावा ऑस्ट्राडायोल, इसने प्रोमोट करना है। कैसे, ऑस्ट्राडायोल जो होता है ना, ये एस्ट्रोजन की एक फॉर्म है, ये यूटिरस के ऊपर जाके एक्ट करता है। इसने क्या करना है, देखो, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ प्रेगनेंसी इट स्टिमुलेट अमाइनो एसिड अपटेक एंड प्रोटीन सिंथेसिस इन यूटेराइन टिश्यू। जो हमारे पास यूटिरस होती है, इसकी फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है कि ये अमाइनो एसिड्स को ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ भेज रहा होता है, यूटिरस के पास भेज रहा होता है। क्यों, क्योंकि जो यूटिरस होता है ना, वहाँ पे इम्प्लांटेशन होनी है और ग्रोथ होनी है एम्ब्रियो की। सो यूटिरस की फॉर्मेशन ज़रूरी है। तो यूटिरस की फॉर्मेशन के लिए ये अमाइनो एसिड को कहाँ भेज रहा होता है, यूटिरस के पास भेज रहा होता है। इसके अलावा एपिनेफ्रिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये भी क्या कर रहे होते हैं, अमाइनो एसिड की अपटेक को बढ़ा रहे होते हैं लिवर में। डियर स्टूडेंट, अभी हमारा आ गया, अभी तक तो हमने ये डिस्कस किया कि अमाइनो एसिड कहाँ से आ रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, किन किन कामों के लिए यूज़ हो रहा है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये अमाइनो एसिड कैसे इसकी ब्रेकडाउन होती है। सो अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म कैसे होती है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अमाइनो एसिड
नॉट यूज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस अंडरगो मेटाबॉलिज्म मेनली इन द लिवर, वो अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर यूज नहीं होता है, सो उसकी क्या होनी है, मेटाबॉलिज्म होनी है। मेटाबॉलिज्म कहाँ हो रही होती है, लिवर में हो रही होती है। अब इसकी मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, पहली बात क्या है, अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप हट जाए, या अमाइनो एसिड से अमाइनो एसिड यूज हो जाए कार्बोहाइड्रेट के बनने के लिए, ग्लूकोज के बनने के लिए, फैट के बनने के लिए, या अमाइनो एसिड से टॉक्सिक अमोनिया बन जाए और वो अमोनिया फिर यूरिया साइकिल के अंदर इंटर हो जाए। सो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, लाइक अमाइनो ग्रुप कैसे हटेगा, उसको ट्रांस अमाइनेशन हो सकती है या डी अमाइनेशन हो सकती है, कैसे होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ट्रांस अमाइनेशन को। ट्रांस अमाइनेशन का क्या मतलब है, ट्रांस अमाइनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू कीटो एसिड, कि जब हमारे पास एक एसिड के ऊपर अमाइनो ग्रुप की ट्रांसफर हो, अमाइनो एसिड से एक दूसरे एसिड के ऊपर क्या हो, अमाइनो ग्रुप की ट्रांसफर हो। जिस तरह लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ड्रॉ की हुई है। अब अगर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास है ये एक अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड कैसे होता है, कार्बन होता है, साथ में एक हाइड्रोजन होता है, एक तरफ COOH लगा होता है, एक तरफ NH2 लगा होता है, एक तरफ रेडिकल लगा होता है, ये एक अमाइनो एसिड है। अगर इसको देखा जाए ये कीटो एसिड है, कीटो मतलब कीटोन, कार्बन 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 डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सो दिस वन इज कीटो एसिड। अब क्या हुआ, इसके ऊपर NH2 लगा हुआ था, ये NH2 इससे निकल के इसके ऊपर लग गया, ये NH2 इससे निकल के इसके ऊपर लग गया। सो ये जो था ना, ये इससे तो NH2 निकल गया है, ये कि ला के लग गया इसके ऊपर, सो इससे ये स्ट्रक्चर बन गई। देखो इसमें बाकी स्ट्रक्चर सेम ही है, R2 कार्बन अपनी जगह पे, COOH अपनी जगह पे। फर्क क्या था, यहाँ पे डबल बॉन्ड विद O था, डबल बॉन्ड विद O यहाँ से निकल गया, इसकी जगह पे क्या लगा, CHNH2 लग गया। यहाँ से CHNH2 निकला है, मतलब HNH2 निकला है, इसकी जगह पे C डबल बॉन्ड विद O लग गया। सो एक अमाइनो एसिड से दूसरा अमाइनो एसिड का बनना, लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये एक एग्जांपल है, जिस तरह हमारे पास एलेनिन एक अमाइनो एसिड है और अल्फा कीटो ग्लूटरेट ये हमारे पास एक एसिड है। एलेनिन ने क्या किया, अपना जो NH3 इसके ऊपर लगा हुआ है या NH2 लगा हुआ है, इसने क्या किया, ये इस अल्फा कीटो ग्लूटरेट को दिया। अब देखो एलेनिन ने जब अपना एक ये NH3 दे दिया, सो एलेनिन से क्या बन गया, पाइरुवेट बन गया, एलेनिन से क्या बन गया, पाइरुवेट बन गया। और अल्फा कीटो ग्लूटरेट ने जब NH2 को ले लिया, सो NH3 को ले लिया, सो इससे क्या बन गया, ग्लूटामेट बन गया। अब ग्लूटामेट भी एक अमाइनो एसिड है और एलेनिन भी क्या है, अमाइनो एसिड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड में जब कन्वर्ट होगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसअमाइनेशन। सो ट्रांसअमाइनेशन में क्या होता है, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नोन एज एलेनिन अमाइनो ट्रांसफेरेज या पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। सो ये किस अमाइनो मतलब किस एंजाइम की मौजूदगी में होता है, ट्रांस अमाइनेज एंजाइम की मौजूदगी में हो रहा होता है। अब इसका पर्पस क्या है, पर्पस यही है ना कि एक अमाइनो एसिड से दूसरा अमाइनो एसिड बन जाए। ये जो दूसरा अमाइनो एसिड बना है इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इससे डिफरेंट है। इसके अलावा कोलेक्ट अमाइनो ग्रुप इनटू ग्लूटामेट फॉर फर्दर डीअमाइनेशन। इसके अलावा अमाइनो ग्रुप जो होते हैं वो कलेक्ट हो रहते हैं ग्लूटामेट के अंदर, कि फर्दर क्या हो जाए, डीअमाइनेशन हो जाए। अब इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऐसा है कि जो हमारे पास अगर हमारे ब्लड के अंदर, अगर हमारे लिवर के अंदर जो हमारे पास ये ट्रांस अमाइनेज एंजाइम्स हैं, लाइक AST कहते हैं एस्पर्टेट ट्रांस अमाइनेज को, ALT किसको कहते हैं, एलेनिन ट्रांस अमाइनेज को कहते हैं। अगर ये हमारे सीरम के अंदर ज़्यादा हो जाए, सो ये इंडिकेट कर रहे होते हैं लिवर के डैमेज को। ये किसको इंडिकेट कर रहे थे, लिवर के डैमेज को इंडिकेट कर रहे होते हैं। सो डियर स्टूडेंट, पहली चीज़ हमारे पास क्या थी, ट्रांसअमाइनेशन थी। ट्रांसअमाइनेशन में क्या होता है, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के अंदर चेंज हो रहा होता है, और ये क्या है, अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म है। अगला हमारे पास है डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन नाम से जाहिर है कि अमाइनो ग्रुप इससे क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अमाइनो एसिड के हट जाने को, अमाइनो ग्रुप के हट जाने को हम क्या कहते हैं, डीअमाइनेशन कहते हैं। बाकी ये चीज़ें तो बहुत सिंपल है, मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से समझा देता हूँ। लाइक हमारे पास एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ये ग्लूटामिक एसिड था, अगर इस ग्लूटामिक एसिड से इस NH2 को हटा दिया जाए, इस NH2 को हमने यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया, तो इससे क्या बन गया, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बन गया, जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर इंटर हो जाता है। जबकि ये जो NH2 निकला है ना, ये इंटर होता है किसमें, यूरिया साइकिल के अंदर इंटर हो जाता है। देखो NH2 ये है और पानी की एंट्री भी होती है ना, सो H2 यहाँ से आया और NH2 ये, तो क्या बन गया, NH4 बन गया। जो यहाँ से ऑक्सीजन आया था वो आके लग गया इसकी जगह के ऊपर, तो सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर ये इंटर हो गया, और अमोनियम कहाँ हो जाता है, यूरिया साइकिल के अंदर इंटर हो जाता है। इसके अलावा अमोनिया ट्रांसपोर्ट एंड डिटॉक्सिफिकेशन। अब अमोनिया तो हमारे पास बन गया, इस अमोनिया की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है और ये कैसे हमारी बॉडी से निकल जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है,
अमोनिया बन गया है हमारे पास NH4, ये टॉक्सिक है स्पेशली टू द ब्रेन। सो इसको हमारी बॉडी से निकल जाना चाहिए। सो ये कैसे निकलेगा? यूरिया फॉर्मेशन के ज़रिए, यूरिया बन के यूरिया से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसका मैकेनिज़्म क्या है? अगर इसका मैकेनिज़्म देखा जाए सो ये जो हमारे पास अमोनिया बना है, NH3 बना है, ये ग्लूटामेट के साथ मिलता है। दिस वन इज़ ग्लूटामेट, ग्लूटामेट के साथ ये अमोनिया मिल जाएगा और ये बनाएंगे ग्लूटामीन। ये क्या बना देंगे? ग्लूटामीन बना देंगे। अब ये ग्लूटामीन जो होता है ना, ये इंटर होता है एलानीन साइकिल में। किस में? एलानीन साइकिल में इंटर होता है। कैसे इंटर होता है? अगर मसल्स की बात की जाए तो अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर टू पायरुवेट, इसका जो अमाइनो ग्रुप था, ये जो NH2 था, सबसे पहले ये पायरुवेट के साथ मिल के बना रहा होता है एलानीन। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखो प्रीवियस हमने डिस्कस किया कि जब हमारे पास डीअमाइनेशन होती है, सो डीअमाइनेशन के नतीजे में क्या बन रहा है? NH4 पॉजिटिव बन रहा है या NH2 निकल गया। यहाँ से क्या निकल गया? लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ से NH2 निकल गया। अब ये NH2 हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। जब टॉक्सिक है तो इसको हमारी बॉडी से निकल जाना चाहिए ना। तो ये NH2 पायरुवेट के साथ मिल के बनाएगा एलानीन। क्या बना देगा? एलानीन। अब ये बन गया लेट्स सपोज मसल्स में। अब ये एलानीन जो होता है ना, ब्लड के अंदर आसानी से आ सकता है। अब ये ब्लड के जरिए आएगा लिवर में। जब लिवर में आएगा सो एलानीन दोबारा किस में कन्वर्ट होगा? NH2 में और पायरुवेट में। किस में? NH2 में और पायरुवेट में। सो लिवर ने क्या करना है? इस NH2 को यूज़ करना है किसके लिए? यूरिया फॉर्मेशन के लिए। लिवर को किसके लिए यूज़ करना है? यूरिया फॉर्मेशन के लिए यूज़ करना है। अगर अमोनिया बहुत ज़्यादा होगा सो हमारे पास लिवर के अंदर क्या हो जाएगी? लिवर इनसेफलोपैथी हो जाएगी, मतलब लिवर टॉक्सिसिटी हो जाएगी, जिससे हमें कन्फ्यूजन हो रही होती है और कॉमा हो रही होती है। डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे यूरिया के साइकिल को, फिर लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। सो यूरिया साइकिल क्या है? अब यूरिया कैसे बनना होता है, कहाँ बनना होता है, क्यों बनना होता है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। सो साइड क्या है? यूरिया कहाँ बनना होता है? लिवर में बनना होता है। इसका पर्पज़ क्या है? ये कन्वर्ट करता है टॉक्सिक अमोनिया को किस चीज़ में? यूरिया में। देखो अमोनिया तो हमारे पास लिवर के पास आ गया था ना, अब ये अमोनिया कैसे यूरिया में कन्वर्ट होता है? तो ये होता है यूरिया साइकिल के ज़रिए, और इसको हम ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं। यूरिया क्या है हमारे पास? एक नॉन टॉक्सिक कंपाउंड है जो कि इजीली हमारे किडनी से क्या हो सकता है? एक्सक्रीट हो सकता है। अब इसके अंदर मेन कुछ स्टेप्स हैं, ये साइकिल आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या हुआ? ये NH3 जो है, या ये जो हमारे पास अमोनिया था, ये मिलेगा सबसे पहले CO2 के साथ। किसके साथ? CO2 के साथ। और ये CO2 के साथ मिल के कन्वर्ट हो रहा है कार्बोमाइल फॉस्फेट के अंदर। किसके अंदर? कार्बोमाइल फॉस्फेट के अंदर। अब ये कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है, ये इंटर ऑर्निथीन के साथ मिल के बना रहा होता है सिट्रोलिन बना रहा होता है। क्या? सिट्रोलिन बना रहा होता है। सो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? CO2 NH3 के साथ मिला, इन्होंने क्या बनाया? कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाया। अब कार्बोमाइल फॉस्फेट ऑर्निथीन के साथ मिलकर इसने क्या बनाया? सिट्रोलिन बनाया। अब ये सिट्रोलिन एस्पार्टिक एसिड के साथ मिलके किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? अर्जिनोसक्सिनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। अर्जिनोसक्सिनिक एसिड के अंदर क्या हो गया? ये कन्वर्ट हो गया। अब ये जो अब देखो ये हर एक स्टेप के अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह यहाँ पे ऑर्निथीन कार्बोमाइलेज इन्वॉल्व था, अब यहाँ पे हमारे पास अर्जिनोसक्सिनिक एसिड सिंथेटेज इन्वॉल्व था। इसके अलावा अर्जिनोसक्सिनिक एसिड फिर आगे कन्वर्ट हो रहा है फ्यूमरेट में और अर्जिनिन में। फिर अर्जिनिन जो होता है ना, ये दोबारा से ऑर्निथीन में यूरिया में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। सो यही बातें मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है। अमोनिया पहले CO2 के साथ मिला, कार्बोमाइल फॉस्फेट बना, कार्बोमाइल फॉस्फेट ऑर्निथीन के साथ मिला, सिट्रोलिन बना, सिट्रोलिन और एस्पार्टेट आपस में मिले, इनसे क्या बना? अर्जिनिनोसक्सिनेट बना, अर्जिनिनोसक्सिनेट अर्जिनिन प्लस फ्यूमरेट बना। अर्जिनिन दोबारा से किस में कन्वर्ट हो गया? यूरिया प्लस ऑर्निथीन में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। अब अगर यहाँ पे एनर्जी की यूजेस की बात की जाए, तो एनर्जी कहाँ कहाँ यूज़ हुई है? एनर्जी यहाँ पे दो ATP यहाँ पे यूज़ हुई है और एक ATP यहाँ पे यूज़ हुई है। सो ओवरऑल कितनी ATP यूज़ हुए? 3 ATP के मालिक्यूल यूज़ होते हैं एक यूरिया को बनने में। अगर किसी भी एंजाइम की डिफिशियंसी हुई तो हमारे पास हाइपर अमोनीमिया हो जाएगा, मतलब अमोनिया का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ अमाइनो एसिड। देखो पीछे तो हमने डिस्कस किया था डी अमाइनेशन, अमाइनो एसिड को हटाते हैं तो क्या बनना होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हटा दें तो फिर अमाइनो एसिड से क्या बनेगा। सो रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम बायोजेनिक अमाइन, वो अमाइन जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, अगर उनसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास हिस्टीडीन है, हिस्टीडीन एक अमाइनो एसिड है। अगर इससे मैं कार्बोक्सिलिक COOH ग्रुप को हटा दूं, ये COOH ग्रुप है, इसको मैंने हटाया तो इससे क्या बन गया? हिस्टामिन बन गया। और हिस्टामिन क्या है? एलर्जी कॉज करवा रहा होता है। इसके अलावा ये है टायरोसिन, टायरोसिन से अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप को हटा दूं, ये हमारे पास क्या है? टायरोसिन है। टायरोसिन से अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप को हटा दूं,
लेट्स सपोज यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, अगर इसको मैं हटा दूँ तो देखो इससे क्या बन गया, डोपामीन बन गया। डोपामीन की स्ट्रक्चर सेम ही है, फ़र्क क्या है, यहाँ से CH2COOH क्या हो गया, हट गया। इसके अलावा अगर इसके फर्दर में अगर मैं फर्दर कन्वर्ट करना चाहूँ, अगर यहाँ इस पोजीशन के ऊपर OH की एडिशन कर दूँ, नॉरएपिनेफ्रिन बन जाता है। और यहाँ पे अगर हम NH2 में से एक हाइड्रोजन को हटा के CH3 लगा दें तो एपिनेफ्रिन बन जाता है। इसी तरह ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन बन जाता है। इसी तरह ग्लूटामेट से गाबा बन जाता है। कैसे, कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। डियर स्टूडेंट,